हेलो बच्चों। अभी तक हमने डिफरेंशिएशन तो देख ही लिया है अच्छे से, सारे उसके टाइप्स, किस तरह से आपको कौन से पर्टिकुलर क्वेश्चन में कौन सा टाइप लगाना है डिफरेंशिएट करने के लिए, इसकी प्रैक्टिस भी हमने कर ली है। साथ ही हमने एप्लीकेशन भी लास्ट वीडियोस में देख ली थी कि क्यों हम डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं या उसका किस तरह का एक एप्लीकेशन हमारे सिलेबस में होता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं बेसिक मैथ्स के अगले टॉपिक विच इज अगेन क्वाइट इंपॉर्टेंट। सेम जैसे हमने डिफरेंशिएशन के बारे में बात की थी कि बिना डिफरेंशिएशन के हम फिजिक्स में काफ़ी सारी चीज़ें नहीं पढ़ पाएंगे। सेम एज बहुत सारी चीज़ें फिजिक्स में पढ़ने के लिए हमें इंटीग्रेशन को समझने की ज़रूरत है। तो क्या है इंटीग्रेशन, आइए सीखते हैं। तो इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें तो इंटीग्रेशन, इस नाम का ही मतलब क्या है, टू इंटीग्रेट, राइट। अगर हमें चीजों को इंटीग्रेट करना है मतलब चीजों को अटैच करना है, जोड़ना है, तब ऐसी जगह पर जो प्रोसेस यूज किया जाएगा उस प्रोसेस को हम इंटीग्रेशन कहेंगे। अब दिस साउंड्स लाइक वेरी इजी कि आज तक हम जितने भी एडिशन के क्वेश्चंस करते आए हैं क्या वही हमें करना है? तो एक तरह से देखा जाए तो वही करना है, लेकिन साथ में थोड़ा सा चेंज भी है। यानी किस वजह से ये टेक्निक आपको पढ़ाई जा रही है, किस वजह से ये कंसेप्ट आपको पढ़ाया जा रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो इंटीग्रेशन कंसेप्ट की शुरुआत तब हुई जब हमें किसी ग्राफ सच एज दिस, हमारे पास एक ग्राफ है, जब हमें किसी ग्राफ के नीचे एक पर्टिकुलर रीजन में उसके एरिया को निकालने की जरूरत पड़ी। तो समझ सकते हो, ये ग्राफ है, एक पर्टिकुलर बाउंड्री के बीच में हमने यहां पर एक जो शेडिंग की है उसको अगर मुझे कैलकुलेट करना है कि वो एरिया कितना है, तो बस ये मानो कि वही उस एरिया को कैलकुलेट करने की टेक्निक क्या कहलाएगी, इंटीग्रेशन कहलाएगी। अब मैं थोड़ी देर पहले अभी इंटीग्रेशन का मतलब सीधे सीधे ये बता रहा था कि चीजों को ऐड करना होता है। तो यहां पर किस तरह से हम चीजों को ऐड कर रहे हैं समझो। ये जो ग्राफ है हमारे पास ऑब्वियस है किसी भी तरह का हो सकता है, मैंने रिप्रेजेंटेशन के लिए कुछ इस तरह का ग्राफ लिया है। लेकिन जो एक कर्व होता है, देखो अगर एक स्ट्रेट लाइन है, आपने स्ट्रेट लाइन कर्व देखे होंगे, स्ट्रेट लाइन कर्व इमेजिन लाइक दिस। अगर मुझे कहा जाए कि इस स्ट्रेट लाइन के इस पर्टिकुलर रीजन का एरिया बताओ, राइट, ये जो दोनों लाइंस मैंने यहां पर बनाई है इनके बीच वाला एरिया बनाओ, तो आप क्या करेंगे कि आप यहां पर कुछ रीजंस क्रिएट करेंगे। जैसे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है, बनाने का बेनिफिट कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर वाला जो पोर्शन है दैट्स अ ट्रायंगल, और जो नीचे वाला पोर्शन है दैट लुक्स लाइक अ रेक्टेंगल, वो एक रेक्टेंगल है बच्चों। बेनिफिट क्या हुआ ऐसा करने का कि ऐसा करने से मुझे रेक्टेंगल और ट्रायंगल्स मिले जिनके डायरेक्ट एरिया के फॉर्मूलाज हमें याद होते हैं, एंड हम इस पूरे कर्व के लिए, पूरे ग्राफ के लिए एरिया लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि क्या ऐसा ही मैं इस वाले कर्व के लिए कर सकता हूं, आप चाहे मर्जी कितना भी ट्राई कर लो, आप चाहे यहां पर लाइन बनाओ, राइट, चाहे आप यहां पर लाइन बनाओ, इस तरह से आप इसको छोटे छोटे रीजन्स में भी बांटने की कोशिश कर सकते हो लाइक दिस। लेकिन क्या ऐसा करने से हम ये टोटल एरिया कैलकुलेट कर पाएंगे? नहीं ना। देखो थोड़ा सा ये कर्व्ड पोर्शन हमेशा, चाहे मर्जी आप कितने छोटे पार्ट कर लो, ये छोटा छोटा पोर्शन हमेशा बचा रह जाएगा। यानी एक कर्व्ड पार्ट को आप रेक्टेंगल और ट्रायंगल्स में ब्रेक नहीं कर सकते, राइट। तो ऐसी जगह पर हमारे पास एक कंसेप्ट अराइज होता है जिसको आप इंटीग्रेशन कहते हो, राइट। एक कंसेप्ट यहां पर आ जाएगा जिसकी हेल्प से हम इस एरिया को कैलकुलेट कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे? तो कैसे कर पाएंगे ये भी कहीं ना कहीं इसी प्रोसेस को बढ़ावा देगा। ठीक है, तो देख लेते हैं किस तरह से हम इस एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं वापस से ग्राफ बना लेता हूं लाइक दिस, y वर्सेस x ग्राफ, एंड यहां पर ये रहा हमारे पास कर्व। नाउ इमेजिन इफ आई वांट टू कैलकुलेट द एरिया
अंडर द कर्व बिटवीन दीज टू लाइंस। ओके, तो ऐसी कंडीशन में इस एरिया को अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो हम पहले ही देख चुके हैं, अगर मैं इसको डायरेक्टली रेक्टेंगल्स एंड ट्रायंगल्स में कन्वर्ट करूंगा तो ये एरिया मैं सोल्व नहीं कर पाऊंगा। तो फिर क्या किया जाता है, एक बहुत ही पतली सी एक स्ट्रिप बनाई जाती है, कुछ इस तरह की, राइट। इस स्ट्रिप की खास बात क्या है कि इस स्ट्रिप में जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y है, यानी इस स्ट्रिप की डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन दिस इज x एंड स्ट्रिप की खुद की हाइट कितनी हो जाएगी, दिस विल बी y। अब क्योंकि ये x एंड y हमारे पास है, इस स्ट्रिप की अगर मैं थिकनेस की बात करूं तो वो थिकनेस, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा इट इज एक्सट्रीमली थिन स्ट्रिप, तो इस थिकनेस को लिखा जा सकता है dx। अगर आप चाहें तो ऊपर जो पॉइंट है, अब आपको दिख रहा होगा कि दो लाइंस हैं तो दो पॉइंट होने चाहिए, तो पहले वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x, y। अगर आप अगले वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखना चाहेंगे तब क्या हो जाएंगे कि x में थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ होगा यानी x प्लस dx, हो सकता है y में थोड़ा घटा हो या थोड़ा बढ़ा हो, तो वहां पर भी y प्लस माइनस dy आ जाएगा। अब क्योंकि हम जानते हैं कि dx क्या चीज है, कि dx कहीं ना कहीं इसको कैसे लिखा जाता है कि whenever आप डेल्टा x को जब लिखते हो और अगर ये डेल्टा x टेंड करे जीरो को तो आप उसको किसके सिमिलर मान सकते हैं, dx के सिमिलर मान सकते हैं। मींस एक इतना छोटा मार्जिन, इतना छोटा गैप जो कि अप्रोक्सीमेटली जीरो जितना है, लेकिन फिर भी एक गैप होने की वजह से उसको मैं जीरो नहीं लिख रहा हूं, तो एक इतनी थिन स्ट्रिप हमने यहां पर ली है। अब अगर मैं ऐसी ऐसी स्ट्रिप्स और बना लूं तो क्या ये पूरा एरिया फिल हो जाएगा, राइट, आंसर इज यस। तो अगर मैं इस तरह की एक स्ट्रिप का एरिया निकालूं, ये स्ट्रिप कैसी मानी जाएगी, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, तो उसका एरिया कितना हुआ, लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ कितनी है इसकी y एंड विड्थ कितना है dx, इसकी विड्थ है। अब y dx इज द एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप। अब अगर ऐसे ऐसे जितने भी स्ट्रिप्स आप यहां पर बना सकें उस तरह की सभी स्ट्रिप्स के इस तरह के एरियाज को निकालकर अगर ऐड किया जाए तब ये टोटल एरिया हमारे पास आएगा। अब पॉइंट ये है कि इस तरह की कितनी स्ट्रिप्स बनने वाली हैं, राइट। तो कितनी स्ट्रिप्स बनेंगी इस तरह की, इज कि ये स्ट्रिप की थिकनेस नेग्लिजिबल थी। नेग्लिजिबल आप कितनी मान सकते हो कि इमेजिन मुझे अगर dx को लिखना ही है कि dx होता कितना है, तो dx को आप ऐसा लिख सकते हो कि जीरो के बाद में 0 0 0 0 0 और जीरोज लगाते जाओ, कभी तो थक जाओगे, जब थक जाओगे बस लास्ट में 1 लिख देना। ये आप समझने के लिए dx की वैल्यू मान सकते हैं कि dx इतना कम होता है। नाउ इमेजिन कि अगर मेरे पास यहां पर ये थिकनेस सिर्फ 1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर भी हुई और जब आप इसमें नंबर ऑफ स्ट्रिप्स निकालेंगे तो नंबर ऑफ स्ट्रिप्स विल कम आउट इनफाइनेटली लार्ज स्ट्रिप्स, इनफाइनेटली लार्ज नंबर्स, यानी इस तरह की स्ट्रिप्स का अलग अलग एरिया निकालकर ऐड कर पाना भी पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन बन जाएगा, और अगर हम ये कहें कि इस तरह की जितनी भी स्ट्रिप्स हैं उन सबको एरिया निकाला जाए और उसको ऐड किया जाए तो दैट टेक्निक नेम इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, जिसको सिंबॉलिकली कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड विल बी इंटीग्रेशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, ऐसे लिखा जा सकता है। इसका सीधा सा मतलब क्या कैलकुलेट करना होता है कि इंटीग्रेशन दैट मीन्स एरिया अंडर एक्स वाई कर्व, ठीक। एक्स वाई कर्व के अंडर जो भी एरिया यहां पर प्रेजेंट होगा वो हमें यहां से मिल जाएगा। तो बेसिक मतलब समझ आया होगा कि इंटीग्रेशन क्यों करना है, बिकॉज वी वांट टू फाइंड एरिया, वी वांट टू इंटीग्रेट दोज स्मॉल टर्म्स जिनकी हमें जरूरत है, जिनको हम ऐड करना चाहते हैं, इसलिए हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ओके, आई बात समझ। अब देखते हैं कि इसकी कैलकुलेशंस किस तरह की होती हैं। किसी भी गिवन कर्व के लिए
हाउ डू वी इंटीग्रेट, राइट? सो अब देखते हैं कि किस तरह से हम इंटीग्रेशन को सोल्व कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है किसी भी कर्व का। सो इंटीग्रेशन सोल्व करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले एक स्टेटमेंट आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि इंटीग्रेशन अगर हमें करना है तो प्रोसेस वाइज आप क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन इज जस्ट अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन का रिवर्स किया जाए तो आपको क्या मिल जाएगा? इंटीग्रेशन मिल जाएगा, ठीक है। किस तरह से, ये मैं आपको करके दिखाऊंगा पूरी तरह से। उससे पहले हम जो यहां पर इंटीग्रेशन करने वाले हैं वो दो पार्ट्स में करने वाले हैं। तो पहला हमारे पास रहेगा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है? तो इन शॉर्ट आप क्या लिख सकते हो? एक ऐसा इंटीग्रेशन जिसमें हमें ये नहीं पता कि हमें कहां से कहां तक का एरिया निकालना है। indefinite integration where boundary of region is not given। अगर उस रीजन की बाउंड्री ही नहीं गिवन है जिसका हमें एरिया कैलकुलेट करना है तो उस रिजल्ट में क्या होगा? एक वेरिएबिलिटी आ जाएगी। यानी जब हमें बताया जाएगा कि यहां से यहां तक के लिए कैलकुलेट करके दिखाओ, तब वो वेरिएबिलिटी सॉल्व होगी और हमें एक फाइनाइट आंसर मिलेगा। तब तक हमें एक इनडेफिनिट आंसर मिलेगा, यानी उसमें एक वेरिएबिलिटी छोड़ दी जाएगी, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम इंटीग्रेशन, समझ लेते हैं इस बात को। अगेन हमारे पास यहाँ पर जो फॉर्मूलाज रहेंगे वो भी कुछ किस तरह के रहेंगे जैसे डिफरेंशिएशन में था। तो पुट द फर्स्ट हेडिंग indefinite integration of y is equals to x raised to n। Again the most important formula, just like differentiation, यहां पर भी x की पावर n का इंटीग्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। वही 90% का रेशियो ऑफ इंटीग्रेशन इसी तरह का रहने वाला है। क्या क्या देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर? तो अगर मुझे y इज इक्वल्स टू एक्स रेस टू n इसको इंटीग्रेट करना है, मीन्स आई वॉन्ट टू सोल्व इंटीग्रेशन x रेस टू n dx। ये dx क्या बताता है बच्चों? यहाँ पर ये x क्या बताता है कि हम x रेस टू n इस फंक्शन का इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो ये हमारा एक लिखने का तरीका है, बताने का तरीका है कि किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। नाउ व्हेन यू इंटीग्रेट द रिजल्ट विल कम आउट x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 एंड प्लस एक c, ठीक है। तो रिजल्ट जैसा डिफरेंशिएशन में था ऑब्वियस है वैसा नहीं आएगा। सेम प्रोसेस नहीं है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की तरह, उसका रिवर्स प्रोसेस है। तो जो भी वहां पर किया गया था उसका जस्ट अपोजिट यहां पर अगर हम कर रहे हैं तो हमें इंटीग्रेशन मिल पा रहा है। ये मैं आपको एग्जांपल लेकर भी अभी अभी समझाऊंगा। सबसे पहले फॉर्मूले को और अच्छे से समझ लेते हैं। तो x की पावर n का इंटीग्रेशन x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c होगा, वेयर c कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, where c is called constant of integration, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन हमारे पास है यहाँ पर। अब एक छोटी सी बात और यहाँ पर ध्यान रखने की होती है कि हम यहाँ पर क्या नहीं रख सकते या किसके लिए वैलिड नहीं है ये। तो यहाँ पर n शुड नॉट बी इक्वल्स टू -1। हम n इक्वल्स टू -1 के लिए ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी सब चीजों के लिए कर सकते हैं, जीरो, किसी भी और नेगेटिव वैल्यू या पॉजिटिव वैल्यू, कोई भी फ्रैक्शन, डेसिमल, व्हाटएवर। सिर्फ -1 नहीं होना चाहिए। इसका भी वैलिड रीजन यहां पर समझ लो। देखो अगर -1 हुआ तो डिनोमिनेटर का क्या होगा? -1 प्लस 1, दैट मीन्स यहां क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा बच्चों। और 0 आने की वजह से समथिंग अपॉन 0 इज एन इनफाइनाइट रिजल्ट, राइट। वहां पर जो आंसर होगा रिजल्ट का वो खुद इंफिनिटी आ जाएगा, उसका रिजल्ट इंफिनिटी होगा। सो हमें बस ये ध्यान रखना है कि x रेस टू n का इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है, राइट।